अब हम लोग शुरू कर रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स शुरू कर रहे हैं। देखो मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना क्या क्या ये एक बार लिख लें तो चैप्टर्स ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, एटॉमिक फिजिक्स है, एक्सरे है, न्यूक्लियर फिजिक्स है और इसके अलावा सेमी कंडक्टर एंड डिवाइसेस। यही इतना चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहला चैप्टर ये अपना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये आप समझिए, जैसे कोई मेटल सीट है एक, सपोज करो इस मेटल सीट पर अगर लाइट इंसिडेंट होगा, इस मेटल सीट के ऊपर अगर लाइट इंसिडेंट हो रहा है इस तरह से, तो यहां से क्या हो रहा है ना कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जा रहा है। क्या इजेक्ट हो जा रहा है? इलेक्ट्रॉन। किसी मेटल सरफेस पर लाइट बीम के इंसिडेंट होने से, सफिशिएंट लाइट बीम बोले माने जो इजेक्ट कर सके, अगर किसी मेटल सीट पे सफिशिएंट वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट हो तो उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है। इसी घटना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है ना? अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ क्यों? तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इस बात को स्ट्रांगली रिकमेंड करता है कि लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर भी है। जैसे हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़े, यानी लाइट वेव कैरेक्टर शो करता है। तो जैसे लाइट का वेव कैरेक्टर हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर समझते हैं, वैसे ही लाइट का पार्टिकल नेचर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेसिस पे समझ सकते हैं। क्योंकि क्यों इलेक्ट्रॉन निकला? तो कहना यह है कि हुआ ये कि जब लाइट इस पे इंसिडेंट हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन के साथ कॉलिजन किया। कॉलिजन कौन कर सकता है इलेक्ट्रॉन के साथ? जो पार्टिकल होगा वही तो कर सकता है। तो लाइट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के साथ कॉलिजन किया और अपना एनर्जी ट्रांसफर कर दिया। भाई किसी भी कॉलिजन में क्या होता है, जैसे एक बॉल है, ये बॉल गया और दूसरे बॉल से टकरा गया। टकराने के बाद क्या होगा? ये ए है, ये बी है, बी भी चलेगा कि नहीं चलेगा? अगर मान लो कि ये इलास्टिक कॉलिजन है, दोनों का मास सेम है, तो क्या होगा? ये रुक जाएगा, ये चल देगा, यानी ये अपना एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देगा। तो यहां भी यही हो रहा है कि लाइट जब मेटल सीट पे इंसिडेंट होता है तो ये अपना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है, और वो अगर एनर्जी सफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन उससे इजेक्ट हो जाता है। इसी घटना को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड द फेनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्ट्रांगली सेज दैट द लाइट हैज पार्टिकल नेचर। इसीलिए हम लोग लाइट के बारे में क्या करते हैं, क्या बोलते हैं कि लाइट के का ड्यूअल नेचर है, पार्टिकल एज वेल एज वेव, है ना? इंटरफेरेंस ये शो कर रहा है कि लाइट के पास वेव नेचर है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये शो कर रहा है कि लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर है। तो लिखेंगे इसी बात को, लिखेंगे when light beam of sufficient wavelength or frequency
वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट ऑन मेटल शीट, इंसिडेंट ऑन मेटल शीट, इंसिडेंट ऑन metal sheet, then electrons are ejected from it, this phenomena is called photoelectric effect. This phenomena is called photoelectric effect. ठीक है ना? इसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, the photoelectric effect is the strong evidence of particle nature of light. Particle nature of light. Because when light incident, it transfer its energy to electron. It transfer its energy to electron like collision. So light is a collection of particle. ठीक है, इसी में पैराग्राफ से करके लिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ interference of light and photoelectric effect we can say that the light has dual nature. Particle as well as wave. ठीक है, ये फिगर आप बना लीजिए। ये मेटल प्लेट है, यहां पर हम लोग एक टर्म डिफाइन करेंगे, वर्क फंक्शन। फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। है ना? वर्क फंक्शन क्या है? तो वर्क फंक्शन वह मिनिमम एनर्जी है जिस एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन जस्ट इजेक्ट हो जाएगा। जस्ट इजेक्ट हो जाएगा मतलब क्या? माने मेटल के सरफेस तक आ गया इजेक्ट होके, माने इस पे अगर लाइट इंसिडेंट हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होके जस्ट कहां गया? सरफेस पे आ गया।
माने जस्ट इजेक्ट होने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वही उस मेटल का क्या है, वर्क फंक्शन है। लिखेंगे द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, amount of energy, amount of energy at which electron ejected from metal sheet, electron ejected from metal sheet, from metal sheet is called work function, is called work function, वर्क फंक्शन। ठीक है ना, दैट इज इफ एनर्जी इज इक्वल टू, इफ लाइट एनर्जी लिखो, इफ लाइट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, इफ लाइट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन then electron just ejected from metal sheet just ejected from metal sheet, just ejected from metal sheet। ठीक है ना, तो जस्ट इजेक्ट हुआ यानी जितना एनर्जी चाहिए निकालने के लिए उतना एनर्जी तो ले लिया और निकल गया, तो निकलने के बाद उसके पास कोई एनर्जी बचा क्या, तो उसके पास कोई एनर्जी नहीं बचा, यानी उस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो। ठीक है ना, जस्ट इजेक्टेड फ्रॉम मेटल शीट एंड हैविंग जीरो काइनेटिक एनर्जी, एंड हैविंग जीरो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ मेटल शीट, ऑन द सरफेस ऑफ मेटल शीट। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला है, इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो। सरफेस पे निकल गया, निकल के सरफेस पर आ गया और इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, जीरो। तो ये जो वर्क फंक्शन है किसी मेटल शीट का, वो अलग अलग मेटल शीट के लिए अलग अलग होता है। क्या हम लोग लिखे थे, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एट विच इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम मेटल शीट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। ऐसे लिख लो, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल कर लो, ठीक रहेगा। उस मेटल का वर्क फंक्शन हो गया ये, ठीक है ना, ये बात समझ गए। इस पर आगे हम लोग बात करेंगे आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह क्या है, लेकिन उसके पहले हम लोग आते हैं इस पे, फोटोन क्या होता है। फोटोन, फोटोन का नाम तो सुने ही होंगे। क्या है फोटोन? तो जैसे हम लोग बोले कि लाइट कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है, तो वो जो पार्टिकल है उसको क्या बोलते हैं, फोटोन। ठीक है, लिखेंगे एज लाइट इज ए कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, as light is a collection of particles, these particle is known as photon। ठीक है, अब फोटोन के बारे में हम लोग क्या क्या बात कर सकते हैं। सबसे पहला बात कि फोटोन एक पार्टिकल है, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस तब है जब वो चल रहा है, रेस्ट में मतलब कुछ नहीं है वो। रेस्ट फोटोन का मास क्या होगा, जीरो। रेस्ट फोटोन का मास हमेशा क्या होगा, तो लिखेंगे इस बात को, मास ऑफ रेस्ट फोटोन इज जीरो। दूसरा, फोटोन पार्टिकल है
ये लाइट के स्पीड से चल रहा है, जैसे लाइट जिस स्पीड से चल रहा है उसी स्पीड से पार्टिकल चल रहा है, तो इसका मोमेंटम हम लोग डिफाइन करते हैं। फोटोन मूव्स विद द स्पीड ऑफ light. Its momentum is defined as its momentum is defined as P is equal to C by lambda. P is equal to, ठीक है ना, C by lambda. एच बाई लेमडा ना, उल्टा बोल दिए, नहीं एच बाई लेमडा, सॉरी, एच बाई लेमडा, जहां एच क्या है, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, और लेमडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट। मतलब वेव नेचर और पार्टिकल नेचर में एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया गया इस तरह से, आप ऐसा समझिए कि मोमेंटम कैसे निकालेंगे, तो मोमेंटम एच बाई लेमडा है। चूंकि लाइट पार्टिकल है तो पार्टिकल का मोमेंटम होना चाहिए, वो मोमेंटम क्या है, तो वो मोमेंटम है एच बाई लेमडा। ठीक है, अब देखिए इस बात को कैसे समझिए आप, ये जो फोटोन है, वैसे तो इसको हम ऐसे समझें कि फोटोन एक पैकेट ऑफ एनर्जी है, हर फोटोन के पास एक फिक्स एनर्जी होता है, और जब भी वो किसी को ट्रांसफर करेगा तो पूरा पैकेट ट्रांसफर करेगा, वो पैकेट से निकाल के कुछ ट्रांसफर नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। हर एक फोटोन जो एनर्जी कैरी करता है वो एनर्जी कितना है, एच न्यू या एच सी बाई लेमडा। ठीक है ना, जैसे कोई फोटोन जाके टकराया इलेक्ट्रॉन से तो क्या करेगा, अपना एनर्जी ट्रांसफर करेगा। कितना एनर्जी ट्रांसफर करेगा, जो एक पैकेट एनर्जी है वो पूरा का पूरा ट्रांसफर कर देगा। उस एक पैकेट एनर्जी को हम बोलते हैं वन क्वांटा। क्या बोलते हैं, वन क्वांटा। और कितना के बराबर होता है, एच सी बाई लेमडा। ऐसे लिखेंगे, अगला पॉइंट यही लिखेंगे हम लोग, तीसरा, ईच फोटोन carry energy equal to E बराबर एच सी बाई लेमडा या एच न्यू, एच सी बाई लेमडा और एच न्यू। This is a packet of energy, packet of energy, and it is also called क्या, वन क्वांटा। ठीक है ना, उसी में लिखो, फ्रैक्शन ऑफ दिस एनर्जी इज नॉट पॉसिबल। फ्रैक्शन ऑफ एच न्यू या एच सी बाई लेमडा इज नॉट पॉसिबल, सो फोटोन ट्रांसफर its entire energy when needed।
व्हेन नीडेड। इसका फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो जब भी ट्रांसफर करेगा तो पूरा इंटायर एनर्जी ट्रांसफर करेगा, ऐसा नहीं कि कुछ किया कुछ रख लिया, रखने वाला सिस्टम नहीं है। पूरा का पूरा एनर्जी ट्रांसफर कर दिया, और जैसे ही पूरा का पूरा एनर्जी ट्रांसफर किया, फोटोन का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया, वो फोटोन फिर खत्म हो गया। ऐसा नहीं सोचना है कि एनर्जी वो कुछ जैसे दो पार्टिकल में कॉलिजन हुआ, कुछ एनर्जी उसको दिया, कुछ अपने पास रखा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जब ट्रांसफर करेगा तो पूरा एनर्जी ट्रांसफर करेगा और खुद का एग्जिस्टेंस क्या करेगा, वो समाप्त कर लेगा। ये इस तरह से आप उसको समझिए, ठीक है ना। ये हो गया, मिटा दें। अब देखो, तो हम लोग यहां क्या क्या सीखे फोटोन के बारे में, कि फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, फोटोन लाइट के स्पीड से चलता है और उसका मोमेंटम क्या है, h/λ है, ठीक है ना। और हर एक फोटोन के पास एनर्जी कितना है, hc/λ। अब यहां पर देखो, जैसे मान लीजिए इफ n, कोई मान लो यहां पर सिचुएशन हम ले रहे हैं कि हमारे पास एक बल्ब है या एक लाइट का सोर्स है, एक टॉर्च जला रहे हैं, ये है, इससे पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऐसे निकल रहा है। अगर इसकी एनर्जी E है, इसकी एनर्जी E हम मान लेते हैं, E हो गया एनर्जी ऑफ लाइट बीम। हम यहां हेडिंग दे रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल लिखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए, नंबर ऑफ फोटोन ना, नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड फ्रॉम ए सोर्स ऑफ लाइट, है ना, ऐसा कुछ है। मान लीजिए एक लाइट का सोर्स है, इस सोर्स का एनर्जी E है, तो कितना फोटोन इमिट हुआ होगा, तो E बराबर NhC/λ। क्यों? N टाइम्स hc/λ। मान लो N फोटोन निकला, एक फोटोन का एनर्जी hc/λ है, टोटल एनर्जी E है, तो टोटल एनर्जी कितना के बराबर है, नंबर ऑफ फोटोन इंटू hc/λ। यही ना बात हुआ। अभी क्या लिखे हम लोग, ईच फोटोन कैरी एनर्जी इक्वल टू hc/λ। तो n कितना आ गया अपने को, n आ गया E/hc/λ, यानी लैम्डा ऊपर चला गया, जहां n क्या है, नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड। बोलिए, ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो लिखो। हो गया। हो गया ना, ये लिख लिए। नेक्स्ट में आओ, अब हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड।
नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड कितना फोटोन इमिट हुआ। तो बड़ा सिंपल है, एन निकालने का फॉर्मूला क्या है जी, ई लैम्डा अपॉन एच सी। तो डी एन बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी ई बाई डी टी लैम्डा अपॉन एच सी। और डी ई बाई डी टी कितना आ गया, पी लैम्डा अपॉन एच सी। यानी डी एन बाई डी टी निकालने का फॉर्मूला हो गया पी लैम्डा अपॉन एच सी, जहां पी क्या है, पी हो गया पावर ऑफ सोर्स। कैसे पता चला, अरे पावर हम लोग क्या लिखते हैं, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर पर सेकेंड। रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर पर सेकेंड पावर होता है कि नहीं, ये है रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। तो अगर अपने को पावर पता, जैसे हर एक सोर्स का पावर दिया रहता है, कोई बल्ब है, बल्ब का पावर 60 वाट, तो 60 वाट का बल्ब है, तो उससे पर सेकेंड कितना फोटोन निकल रहा है ये पता चल जाएगा ना। पावर पता है, लेमडा पता है, एच सी पता है। बोलो, इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक टर्म यहां पे हम लोग डिफाइन करते हैं, फोटोन फ्लक्स। फोटोन फ्लक्स फोटोन फ्लक्स यानी फाई एन। जैसे इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड फोटोन फ्लक्स, है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको, हो गया नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया ये नंबर ऑफ था। पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड फोटोन फ्लक्स। सही है ना। यानी फाई एन क्या हुआ, फाई एन हो गया डी एन बाई डी टी पर यूनिट एरिया। सही है। और डी एन बाई डी टी क्या लिख रहे हैं, पी लैम्डा अपॉन एच सी पर यूनिट एरिया। अब ये पी बाई ए क्या होता है, इंटेंसिटी। पावर पर यूनिट एरिया क्या हो गया, होता है ना। इसको हम लिख रहे हैं आई लैम्डा अपॉन एच सी, जहां आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब सुन लीजिए पहले, आई है क्या चीज, आई है पावर अपॉन एरिया। कौन सा, जिस एरिया में लाइट इमिट हुआ, टोटल एरिया in which light emitted, light समझ गया ना। पावर अपॉन तो ये जो ए लिखे यही है, ये कौन सा एरिया है, किस भाई, हम बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। तो किस एरिया से भाग देंगे, जितने एरिया में वो इमिट हुआ होगा, है ना। तो ये चीज है। अब जैसे देखिए कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो ज्यादा पता चलेगा। ये लिखो पहले,
ठीक है। तो जैसे हम लोग एक सवाल अगर ऐसे करें, मान लो एक उदाहरण पहले देते हैं। जैसे मान लो इस रूम में ये सब बल्ब जल रहा है। अगर हम बोले कि भाई फोटोन फ्लक्स निकालो, मान लो हर एक लाइट का वेवलेंथ सेम है, दिया हुआ है। इस रूम में जो लाइट इमिट हुआ इसका फोटोन फ्लक्स क्या है, तो क्या करेंगे? इसका पावर तो पता है, सबका पावर सेम है, माने यूनिफॉर्म लाइट लगा हुआ है, पावर सेम है। और कितने एरिया में लाइट ये गया, तो एरिया का मतलब हुआ इस फ्लोर का एरिया, इस छत का एरिया, इस दीवार का एरिया, इस दीवार का एरिया, फिर इस दीवार का एरिया, फिर उस दीवार का एरिया, क्योंकि सब पे लाइट जा रहा है ना। जितने एरिया में ये लाइट प्रोपेगेट हुआ उस पूरे एरिया से भाग देंगे ना पावर में, तब क्या मिलेगा अपने को? इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी मिलेगा तो हमको फोटोन फ्लक्स निकल जाएगा। अब ये फोटोन फ्लक्स क्यों निकाल रहे हैं, इसका क्या फायदा है, वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पता चलेगा। लेकिन जितना निकाल रहे हैं उसको ध्यान से समझ लीजिए। जैसे एक सवाल करके और समझते हैं इस बात को। लिखो, क्वेश्चन लिखो। तो एक सवाल लिखो। सवाल ये है, लिखो ए बल्ब ऑफ पावर 100 watt emits light of wavelength lambda is equal to 600 nanometer 600 नैनोमीटर, ठीक है ना? 600 नैनोमीटर। फाइंड द फोटोन फ्लक्स, find the photon flux at a distance 12 meter from it, ठीक है। also find photon flux at a distance 100 meter from it। अब ये सवाल है, कैसे करेंगे? मान लो कि ये अपना बल्ब है, ये एक बल्ब हो गया, इससे चारों तरफ लाइट जो है, इससे चारों तरफ लाइट इमिट हो रहा है, ठीक है। इसके कारण यहां से कितना दूरी पे निकालना है? 12 मीटर के डिस्टेंस पे। तो आर दूरी पे निकालते हैं ना, क्या करना है? आर डिस्टेंस पे हम फोटोन फ्लक्स निकालना चाहते हैं। तो इसे तो चारों तरफ लाइट निकल रहा होगा, यानी आर डिस्टेंस पर अगर हम एक स्फेरिकल रीजन बनाएं तो सिमेट्रिकली लाइट इसी स्फेरिकल रीजन से निकल रहा होगा। सिमेट्रिकली लाइट इसी स्फेरिकल रीजन से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? तो आप अब सोचो कि यहां पर इंटेंसिटी क्या हुआ, इंटेंसिटी लाइट का क्या हुआ? लाइट का इंटेंसिटी क्या हुआ? पावर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर ना। ये स्फेरिकल रीजन है, क्या है ये? स्फेरिकल रीजन है, चारों तरफ निकल रहा है। बोलो, तो P अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत है इसमें? जैसा सोचो, क्यों? जैसे मान लो यही बल्ब इस रूम में लगा हुआ है तो इसका ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है। इसी बल्ब को ले जाके गांधी मैदान में लगा दें तो कोई ब्राइटनेस दिखेगा? लाइट दिखेगा? अंधेरा में लगा दो रात में जाके, तब भी थोड़ा दूर थोड़ा इस बल्ब का केवल दिखेगा, बाहर कोई लाइटें नहीं दिखेगा। क्यों भाई? क्योंकि इंटेंसिटी कम हो गया, पावर कम नहीं हुआ। पावर तो रेटेड पावर होता है, पावर किसी का फिक्स है
किसी भी बल्ब का, किसी भी सोर्स का पावर फिक्स है, लेकिन उस पावर को कितने एरिया में यूज कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। अब इस रूम में इसका एरिया, कम एरिया में ये प्रोपेगेट हो रहा है तो उसी एरिया से भाग होगा तो इंटेंसिटी ज्यादा रहेगा। जैसे जैसे ये आर बढ़ता जाएगा, सोचो जैसे जैसे ये आर बढ़ता जाएगा इंटेंसिटी क्या होगा, घटता जाएगा ना। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? क्यों एक साउंड बॉक्स का आवाज रूम में एकदम लगता है कि कान एकदम फट गया, साउंड बॉक्स बजाते हैं तो, और उसी को ले जाके एक बड़े से फील्ड में रख दो तो उसका आवाज कुछ पता चलेगा? काहे? एरिया बड़ा हो गया, उसका साउंड जो है बहुत एरिया में प्रोपेगेट होने लगा तो इंटेंसिटी कम हो गया। और हम जो लाउडनेस फील करते हैं वो किसके बेसिस पे करते हैं? इंटेंसिटी के बेसिस पर करते हैं। हम जो ये लाइट का ब्राइटनेस परसीव कर रहे हैं किसके बेसिस पे कर रहे हैं? इंटेंसिटी के बेसिस पे कर रहे हैं। तो इंटेंसिटी क्या हो गया? कम हो गया दूरी बढ़ने से। एरिया जितना ज्यादा होगा इंटेंसिटी कम होगा, पावर में कोई चेंज नहीं आ रहा। ये ध्यान रखिएगा, सवाल बनाने में सब चीज यूज होगा। तो अब हमारा फोटोन फ्लक्स क्या हो गया बताओ? आई लैम्डा अपॉन एच सी। आई कितना है? P अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर और लैम्डा अपॉन एच सी। जल्दी जल्दी बताओ कितना हुआ? पावर है 100 वाट, पावर है 100 वाट का। 4 पाई, पाई कितना? 3.14। आर स्क्वायर कितना? 12 मीटर पे निकालना था। 12 का स्क्वायर, लैम्डा क्या था? 600 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाई ये कितना होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट 2 इंटू 10 टू पावर -25 दोनों का मल्टीप्लाई ऐसे। अच्छा ठीक है, वो तो हम कर लिए। इसको बोलो ना सीधे 6.6 टू 10 टू द पावर -34, यही ना? और एक मिनट रुक जाओ, 80 हो गया। इसीलिए बोल रहे हैं इसको अलग से भी याद रखना जरूरी है। जहां एच वाई लेमडा करना वहां कैसे एच सी का वैल्यू डायरेक्ट याद, ठीक है, जहां जरूरत है वहां रखेंगे। ये कितना है? 3 इंटू 8 है ना? तो फोटोन फ्लक्स निकल जाएगा ना। 100 मीटर पे निकालना है तो इसको 100 कर देंगे, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बात समझ गए? अब ये फोटोन फ्लक्स निकाल ही क्यों रहे हैं, इसका क्या फायदा है? क्या फायदा है? लिखो एक सवाल। मिटा दें? हो गया ना? बोलिए। लिख लिए सब? अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे कि किसी सरफेस पे कितना फोटोन पर सेकेंड इंसिडेंट हुआ। किसी सरफेस पे कितना फोटोन इंसिडेंट हुआ। तो लिखो नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट, number of photon incident on a given surface, on a given surface, on a given surface, on a given surface per second, on a given surface per second। ठीक है? तो क्या करेंगे? तो वो जो dN/dt इंसिडेंट हो गया, ये वो जो dN/dt था वो अलग था, कितना इमिट हुआ, और ये कितना है dN/dt क्या निकाल रहे हैं? ये हो गया फोटोन फ्लक्स इनटू प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ सरफेस।
प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ सरफेस। ठीक है ना? जैसे यानी ये हो जाएगा कितना, आई लैम्डा अपॉन एच सी इंटू प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ सरफेस। ए प्रोजेक्टेड कर लो ना इसको, ए प्रोजेक्टेड। ये प्रोजेक्टेड एरिया क्यों ले रहे हैं? ये फ्लूइड से हम लोग बात करते आ रहे हैं प्रोजेक्टेड एरिया का। याद करिए कि जब हम लोग प्रेशर निकालते थे, फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालते थे, तो वाटर स्ट्रीम के कारण कितना फोर्स लगा, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगा, उसमें भी सरफेस का क्या लेते थे, प्रोजेक्टेड एरिया। उसी तरह से तुम सोचो इस बात को कि जैसे सपोज करो कि एक कोन है आपके सामने, अब कोन पे क्या कर रहे हैं, इसका रेडियस जो है वो r है और हाइट जो है वो h है, सही। और कहेगा कि ऐसा लाइट बीम इंसिडेंट हुआ, ये बीम ऑफ लाइट है। क्या है ये? बीम ऑफ लाइट है। अब पूछेगा कि कितना फोटोन पर सेकेंड इंसिडेंट हुआ। क्या लिखे थे? नंबर ऑफ फोटोन ना, हाँ, कितना फोटोन पर सेकेंड इंसिडेंट हुआ। तो क्या करेंगे? एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, इसका इंटेंसिटी आई दिया हुआ है, सपोज करिए आई इंटेंसिटी अपने को पता है, तो यहां पर dn बाई dt इंसिडेंट निकालना है। क्या हो जाएगा? आई लैम्डा अपॉन एच सी तो ठीक है, इंटू एरिया कितना, हाफ 2r आई इंटू एच, ट्रायंगल हो जाएगा ना। इसका प्रोजेक्शन क्या होगा? ट्रायंगल। ये है कोन, लेकिन सामने क्या दिखेगा अपने को? तो प्रोजेक्टेड एरिया लेना है। और पहले हम लोग प्रोजेक्टेड एरिया के बारे में बात कर चुके हैं कि प्रोजेक्टेड एरिया क्या होता है। स्फेयर का सर्कल हुआ, सिलेंडर का भी, सिलेंडर का कैसे ले रहे हैं। अगर ये ऐसे रहता, सपोज करो ये एक एग्जांपल लिए, देखते चलिएगा। जैसे मान लो प्रोजेक्शन क्या है, इसका यहां लिख दे रहे हैं, प्रोजेक्टेड एरिया बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। अब हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे अपने पास एक स्फेयर है, सिलेंडर है, सॉरी सिलेंडर है, ये सिलेंडर का लेंथ L है, रेडियस R है, और ये लाइट बीम ऐसे इंसिडेंट किया, I इंटेंसिटी का लाइट इंसिडेंट किया। अब dn बाई dt इंसिडेंट करना है। क्या होगा? dn बाई dt इंसिडेंट बराबर क्या होगा? आई लैम्डा अपॉन एच सी इंटू, इसका प्रोजेक्टेड एरिया ट्रायंगल हुआ ना। सिलेंडर को अगर सामने देखेंगे, जैसे ये हमारा सिलेंडर है, सामने देखेंगे तो क्या दिखेगा? रेक्टेंगल। वही रेक्टेंगल बोल रहे हैं, रेक्टेंगल दिखेगा। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हुआ? 2r इंटू एल। ये रेक्टेंगल है ना जी, तो डायमीटर एक विड्थ हो गया और ये लेंथ हो गया। क्या? तो 2rl, सही है। हम क्या कहना चाह रहे हैं, समझ गए? हमको क्या लेना है? प्रोजेक्टेड एरिया लेना है, ठीक है ना। इसी में हम बात करेंगे आगे, स्फेयर में थोड़ा चेंज आ जाता है, वो आगे हम बताएंगे, लेकिन अभी तो यही है। तो हम लोग क्या क्या सीख गए? किसी सरफेस पर सेकेंड कितना फोटोन इंसिडेंट होगा, ये हम निकाल लिए। यहां तक पहुंच गए।
अब हम लोग लिखेंगे आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक सवाल और कर लो ना, एक क्वेश्चन और करो तो ज़्यादा पता चल जाएगा। लिखो द डायमेंशन ऑफ फिजिक्स क्लासरूम, द डायमेंशन ऑफ फिजिक्स क्लासरूम, फिजिक्स क्लासरूम is 6 meter into 6 meter into 5 meter, 6 meter into 5 meter into 4 meter। ठीक है, 6 meter into 5 meter into 4 meter। ठीक है, if there are 10 tube lights in classroom, if there are 10 tube lights in classroom, each of power 40 watt, each of power 40 watt, each of power 40 watt, and the wavelength of light, and the wavelength of light, and the wavelength of light is, and the wavelength of light is 500 nanometer, nanometer। ठीक है, assume tube light emits light uniformly all over the classroom, uniformly all over the classroom, all over the classroom। A blackboard of dimension 3 meter into 2 meter, of dimension 3 meter into 2 meter is mounted in a wall of classroom, is mounted in a wall of classroom, is mounted on a wall of classroom, wall of classroom, है ना। Find the number of photon incident per second, find the number of photon incident per second on the blackboard। blackboard बोले थे, क्या लिखे थे? हाँ, on the blackboard। Find the number of photon incident on the blackboard per second, find the number of photon incident per second लिख दिए थे क्या ऊपर में? Find the number of photon incident per second on the blackboard, बस हो गया, on the blackboard, incident per second on the blackboard। बनाइए, ये सवाल बनाओगे तो जो बात हम बोले हैं सब क्लियर हो जाएगा, जो कहानी बोले अभी तक वो सब क्लियर होगा इस एग्जाम्पल से। 10 ट्यूबलाइट लगा है क्लासरूम में, हर एक ट्यूबलाइट का पावर क्या है? सबसे पहले क्या निकालोगे? हमको फोटोन, अच्छा क्या क्या करना होगा, फॉर्मूला क्या लगेगा? जैसे अगर हम फोटोन फ्लक्स निकाल दिए तो dN बाई dt इंसिडेंट क्या है भाई? बराबर फोटोन फ्लक्स इनटू एरिया ऑफ ब्लैकबोर्ड, एरिया ऑफ ब्लैकबोर्ड।
यही ना? क्या गलत लिख रहे हैं? फोटोन फ्लक्स का मतलब क्या? इकाई एरिया में जितना फोटोन पर सेकेंड इमिट हुआ, तो जो पूरे रूम में इमिट हुआ उसका कितना पार्ट इस बोर्ड पे आ रहा है, तो बोर्ड के एरिया से मल्टीप्लाई कर दिए। पर सेकेंड इतना, पर यूनिट एरिया इतना आ रहा था, तो इतने एरिया में कितना आ रहा है। अभी क्या कर रहे हैं? किसी सरफेस पर कितना इंसिडेंट हुआ कैसे निकाल रहे हैं? उसके प्रोजेक्टेड एरिया से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। अरे भाई, प्रोजेक्टेड एरिया से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बोर्ड तो अपने आप में एक प्लेन है, तो इसका तो प्रोजेक्टेड एरिया यही हो गया। बोर्ड का प्रोजेक्टेड एरिया बोर्ड के एरिया के बराबर हो गया ना। खुद से रेक्टेंगल है ये, खुद से रेक्टेंगल है। प्रोजेक्टेड एरिया किसका बदलेगा? जो 3 डायमेंशनल बॉडी है, जो प्लेनर बॉडी है, उसका तो प्रोजेक्टेड एरिया वही होगा जो उसका एक्चुअल सरफेस एरिया है। क्या करेंगे? फोटोन फ्लक्स I लैम्डा अपॉन HC इंटू ब्लैक बोर्ड का एरिया क्या है भाई? 3 इंटू 2, सही है ना? लेकिन I निकालना पड़ेगा। I कैसे निकालेंगे? I बराबर पावर डिवाइडेड बाय टोटल एरिया in which light emits। बोलो क्या करेंगे हम लोग? इसका पावर कितना हो गया? 40 इंटू 10 ना। अरे 10 ट्यूबलाइट है। और डिवाइडेड बाय एरिया कितना है? तो 6 इंटू 5, तो ये 6 होगा, ये 5 होगा। ये 6 है और ये 5 और ऊंचाई 4 होगा, यही ना होगा। तो 6 इंटू 5 फ्लोर का एरिया, उतना ही छत का एरिया। तो 6 इंटू 5 इंटू 2 कर ले। क्या हो गया इसमें? फ्लोर और छत दोनों हो गया। अब इस दीवार का एरिया देखो, इस दीवार का एरिया, तो ये 5 है और इसका हाइट 4 है। दीवार का एरिया कितना? 5 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 4 इंटू 2। बोलो अब प्लस क्या? ये दीवार दोनों हो गया ना, बच गया ये और ये, इन दो को बचाना। ये क्या है? ये 6 है और ये हाइट 4 है, तो 6 इंटू 4 इंटू 2, क्या पूरे रूम का एरिया निकल गया? एक रेक्टेंगुलर रूम है, उसका एरिया क्या होगा? यही ना होगा। इससे क्या निकल गया अपने को? इंटेंसिटी निकल गया। अब इस इंटेंसिटी को यहां पुट करेंगे, लैम्डा पता ही है अपने को, H पता है, C पता है, तो क्या निकल गया? dN बाई dt इंसिडेंट निकल गया। बोलो कितना आया? हो जाएगा ना? अब किसी को दिक्कत है इसमें? यहां तक जो हम बात बोले, इसमें कोई तकलीफ है? आगे बढ़ें। अब हेडिंग दो, आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। Einstein equation of photoelectric effect।
हेडिंग 2, आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या इक्वेशन है ये समझिए। जैसे मान लीजिए यहां पर कोई लाइट अगर इंसिडेंट हुआ है और यहां से इलेक्ट्रॉन निकला है, तो क्या होगा कि मान लो कि कोई एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, ठीक है ना। एच न्यू हम क्या मान रहे हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन कोलाइड्स विथ इलेक्ट्रॉन। फाई क्या बोल रहे हैं, वर्क फंक्शन। तो जो एच न्यू एनर्जी दिए, तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या लिखेंगे, सो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या लिख सकते हैं, जो एच न्यू एनर्जी दिया, जो फोटोन का एच न्यू एनर्जी था, वो तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन को मिल गया, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन को निकल गया। उसमें से फाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है खर्च कर लिया निकलने में खर्च कर लिया। अब जो बच गया वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के रूप में है, और अभी उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, क्योंकि इसके बाद जब आगे जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी घटते जाएगा ना। प्लस क्या बचा इसके पास, जो भी बचा वो इसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है उसका। मैक्सिमम बोलने का क्या मतलब है, इससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसी का नहीं हो सकता है, ये अधिक से अधिक काइनेटिक एनर्जी है। वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी तो खर्च करेगा ही करेगा। अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी खर्च कर लिया, तो उसका काइनेटिक एनर्जी और कम हो जाएगा। या ऐसे समझो कि अभी जो एक इलेक्ट्रॉन है जो वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी खर्च करके निकल के सरफेस तक आ गया, तो इस सरफेस पर उसके पास जो भी एनर्जी बचा हुआ है वो उसका अधिक से अधिक काइनेटिक एनर्जी है ना, क्योंकि इसके बाद तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा ही ना आगे जाने पे। तो वही बात है। तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का, वो क्या हो गया, ये मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये। यानी जो भी फोटोन का एनर्जी था कहां खर्च हुआ, फाई के बराबर एनर्जी खर्च हुआ निकालने में, अब प्लस जो बच गया वो उसका मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी है। इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यही क्या है, आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सही है। बोलिए, कोई दिक्कत है इसमें? ये सब तो तुम पहले भी पढ़े होगे केमिस्ट्री में, ऐसा नया चीज नहीं है ये। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है, मालूम है? सीधा लिखेंगे कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ है, सॉरी मिनिमम वेवलेंथ है, जिस वेवलेंथ पर इलेक्ट्रॉन जस्ट इजेक्ट हो जाए, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। उल्टा ही बोल रहे हैं यार, फ्रीक्वेंसी मिनिमम और लैम्डा मैक्सिमम, उल्टा बोल दिए ना। हेडिंग दे दो, लिख ही लो इस बात को, खत्म करो।
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, एंड लिखो, एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है ना, लिखेंगे द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट at which electron ejected from metal sheet, at which electron ejected from metal sheet is called threshold frequency, threshold frequency। ठीक है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ना। सिमिलरली द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट, सिमिलरली द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट, maximum wavelength of light at which electrons are ejected from metal sheet, is called threshold wavelength। यानी अब यहां देखो, H न्यू TH ये थ्रेशोल्ड है, तो थ्रेशोल्ड के बराबर फ्रीक्वेंसी देंगे तो लाइट का एनर्जी मिनिमम हुआ, तो ये मिनिमम एनर्जी कम से कम किसके बराबर होना चाहिए, फाई के तो बराबर होना ही चाहिए ना, क्योंकि निकालने के लिए फाई के बराबर एनर्जी तो होना जरूरी है। तो थ्रेशोल्ड कितना हो गया, फाई बाई एच, और उसी तरह से HC बाई लैम्डा TH, ये भी क्या होना चाहिए, वर्क फंक्शन के बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। अब इस पर एक और कॉन्सेप्ट पढ़ना है जो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। एक दिन और लगेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में।